नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बातचीत कर रहे हैं और ये हमारा विशेष कार्यक्रम है। हमारे साथ अखिलेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो सामाजिक विषयों के ऊपर नजर रखते हैं, चल रही वैचारिक स्थिति के ऊपर अपनी टिप्पणी करते हैं। और आज ऐसे ही एक सवाल पर मैं अखिलेंद्र जी से बात करना चाहता हूँ। अखिलेंद्र जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। अखिलेंद्र जी, ये विषय बहुत अजीब और महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके बारे में बात करनी मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है। पहली चीज ये कि राहुल गांधी की जब से ये भारत यात्रा शुरू हुई है, राहुल गांधी रोजाना किसी न किसी विवाद में फंसे हुए हैं। कभी उनके जूते, कभी उनकी टी शर्ट, कभी उनका किसी पादरी को लेकर के एक बयान का सामने आना। हालांकि कांग्रेस के लोग अभी ये कह रहे हैं, अभी मैं कन्हैया कुमार को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये वीडियो एडिटेड है और एक गलत वीडियो है, कहीं किसी का सर, किसी का चेहरा, और मुझे नहीं पता क्या है। लेकिन राहुल गांधी की टी शर्ट, सारी चीजें लेकर के उनको विवाद चल रहा है। उनके सवालों के ऊपर विवाद नहीं चल रहा है, उनके ऊपर नहीं चल रहा। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या राहुल गांधी यानी इस और कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को कोई जवाब नहीं दे पा रही है, साफ साफ उत्तर, ये स्थिति है, ये नहीं स्थिति, ये ऐसी स्थिति है, नहीं हो पा रही। जयराम रमेश जी दिल्ली में कमेंट करते हैं कि ये शैतानी कमेंट है, जिसको कि बना करके भारतीय जनता पार्टी सही काम नहीं कर रही है। प्रश्न ये है कि अगर बेतर्क का आपके ऊपर हमला हो तो आप भी कुछ ऐसे हमले कीजिए कि लोगों को समझ में आए। ये देश प्रतीक्षा कर रहा है ऐसे लोगों की जो उसके सवालों को उठाए। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है, इस कमेंट के साथ आप चाहें इनके ऊपर जवाब दें या नहीं दें, पर आज का विषय ये है कि जब यात्रा राहुल गांधी जी ने शुरू की तो उन्होंने एक सीधी चीज कही कि मुझे कॉर्पोरेट इंडिया चाहिए। अभी कॉर्पोरेट इंडिया का मतलब हम कोई समझ नहीं पा रहे हैं। आप क्या समझें ये बताइए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी के सोच में एक बुनियादी फर्क है कि इस देश को विकसित करने की जिम्मेदारी एक तो बड़ी पूंजी की है, और वो ये मानते हैं कि सरकार या कोई हमारी जो पॉलिसीज बनी हुई हैं उनसे कोई रिश्ता है नहीं इस देश के विकास का। वो ये मानते हैं कि इस देश के तमाम पूंजीपतियों को मिलकर के देश के विकास की योजना बनाना चाहिए। तो इस कॉर्पोरेट इंडिया का मतलब क्या है, ये मैं इसलिए मैंने ये बात कही कि ये गलत हो सकता है, सोचना गलत हो सकता है, समझना उनको गलत हो सकता है। आप इस विषय को कैसे देखते? राहुल गांधी का जो वक्तव्य है, कल एक इंटरव्यू में मुझसे कोई पूछ रहा था, मैं वहां विस्तार से नहीं गया, लेकिन राहुल गांधी के पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस में एक बड़ा कंट्राडिक्शन है। वह कंट्राडिक्शन है जो जेन्युइनली भाजपा को हराने वाले लोग हैं, चाहते हैं कि भाजपा हारे इस देश में। आरएसएस की अल्टीमेट एनालिसिस में जो जिनोसाइड की आइडियोलॉजी है, वह भारत में डिफीट दी जाए, वो सब लोग चिंतित रहते हैं। इसी तरह की बात राहुल गांधी ने जब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बाहर बोल रहे थे, तब भी किसी ने ये पूछा इकोनॉमी के प्रश्न पर, तो इन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ अर्थव्यवस्था के प्रश्न पर हमारा कोई मौलिक फर्क नहीं। और यही बात वो बार बार दोहरा रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि जनता का कॉन्फिडेंस कैसे विन ओवर किया जाए, इसकी जगह इनके जो कुछ एडवाइजर लोग होंगे, जो कांग्रेस में तपे तपाए लोग हैं,
जिन्होंने न्यू लिबरल इकोनॉमी की बड़ी तारीफ की थी, वो लोग बार बार दो सवालों पर इनको सचेत करते रहते हैं। एक तो ये सचेत करते रहते हैं कि आप प्री 90 पीरियड में मत जाइए, माने आप उसकी बातें मत करिए, चाहे किसी रूप में हो, नेहरूवियन मॉडल के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, इसकी चर्चा आप अमूमन मत करिए। और दूसरा ये दिखाना चाहते हैं कि आप केवल और केवल बीजेपी से जो इकोनॉमी में डिमार्केशन है वह यह दिखाइए कि जहां बीजेपी मोनोपोली को बढ़ाती है और लोगों को इजाजत नहीं देती, कुछ घर परिवार हैं कारपोरेट में, जैसे अंबानी अदानी जैसे लोग, उनको बढ़ाती है। आप ये बोलिए कि हम कारपोरेट्स को, किसी एक को हम कोई मजबूत नहीं करना चाहते, हम उनको फ्री हैंड देना चाहते हैं ताकि वो खुल के कंपटीशन करें। यह प्रेमाइज उनको जब अच्छा लगता है तब वो इसी तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं कि हम कारपोरेट इंडिया चाहते हैं। तो अब हमारे जैसे लोग, यह बहुत बड़ा जो डेमोक्रेटिक मास है, इंटेलिजेंसिया है, वह तो पीपुल्स इंडिया चाहता है। हम डेमोक्रेटिक इंडिया ले चाहते हैं और वो कारपोरेट इंडिया चाहते हैं। बुनियादी फर्क यहां आ जाता है। बावजूद इसके कांग्रेस हो या विपक्ष हो, उसके पक्ष में जब हम खड़े होते हैं तो इसलिए नहीं कि इनके पास कोई बहुत बेहतरीन किस्म का इकोनॉमिक सोशल पैकेज है जो हमारे देश में आजीविका, समता और स्वतंत्रता के प्रश्न को हल कर देगा, मैं जानता हूं। इसीलिए जब हम तात्कालिक कार्यभार भारतीय जनता पार्टी को हराने की करते हैं तो अपने मित्रों से बार बार कहते हैं कि अपना जो दूरगामी लक्ष्य है, समाज में मौलिक बदलाव का, ताकि लोग जिंदा रह सके, एक स्वस्थ भारत में, एक संपन्न भारत में रह सके, उस लक्ष्य को विलोप मत होने दीजिए। तो मैं इस सवाल पर जब वो कारपोरेट इंडिया की बात करते हैं तो उनका मतलब है कि हम इस देश में फिनांस कैपिटल को खुलकर खेलने का मौका देंगे। देखिए, कारपोरेट इंडिया इस समय 47 वाला इंडस्ट्रियल इंडिया नहीं है। यह औद्योगिक पूंजी निर्मित करने वाला इस दौर का पूंजीपति नहीं है। यह वित्तीय पूंजी वाला आदमी है, पैसा से पैसा बनाने वालों का यह दौर है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट जैसे चीजों के थ्रू एक ज्यादा से ज्यादा ग्रैब करे, लोगों के, छोटे उत्पादन करने वाले, सेवा सर्विस में लगे हुए लोगों के पैसे को ग्रैब करे, वह कारपोरेट इंडिया इस समय प्राइमरली कंस्टिट्यूट कर रहा है। तो राहुल गांधी जब ये बात कहते हैं कि हम कारपोरेट इंडिया बनाएंगे, तो आप जो फिनांस कैपिटल के साथ मिलके हिंदुस्तान के कृषि से लेके नेचुरल रिसोर्सेस से लेके सर्विस सेक्टर को लूट रहा है, उसको आप खुली इजाजत देना चाहते हैं। तो यह जो बात है, यह निहायत गलत बात है। कारपोरेट इंडिया की जगह आप ये कहिए कि जनता का भारत हमें बनाना है। क्या जनता के पौरुष पर, उसके उत्पादन क्षमता पर यह राहुल गांधी के सलाहकार या खुद राहुल गांधी को विश्वास नहीं है क्या? सबसे बड़ी बात है, अगर आप देख लीजिए कि आपके कृषि का जो प्रश्न है, अगर हम कृषि के प्रश्न को हल कर दें, एमएसपी से लेके सहकारी, अगर हम प्रबंधन की व्यवस्था कर दें, पूंजी लगा दें, तो एक साथ ये कई काम कर सकता है हमारे देश में। एक तो हम प्राकृतिक संसाधनों पर, हमारा जो आदिवासी है, बिखरा हुआ समाज है, उसको भी हम संपन्नता दे देंगे। दूसरा, हम छोटे मझोले कुटीर उद्योग का जाल बिछा देंगे और हम अपने देश में खुद पूंजी निर्मित करने की क्षमता ले लेंगे।
हमें हर जगह जाके पूंजी मांगना और उस पर हाई कर देना, यह हमारे लिए मजबूरी नहीं रह जाएगी। लेकिन इस पक्ष को इन लोगों ने दफन कर दिया है। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, सन 47 में क्या बात हुई मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह प्रश्न जो गांधी और नेहरू के बीच में खड़ा किया जाता है, या चौधरी चरण और इंदिरा गांधी या नेहरू की इकॉनमी से खड़ा किया जाता है, यह कोई बनावटी अंतर्विरोध नहीं था। किस औद्योगिक रास्ते से भारत चलेगा? कृषि पर खड़ा होकर चलेगा या उच्चतर किस्म की तकनीकी और केंद्रित विदेशी पूंजी, उस पर हम निर्भर होकर निर्माण करेंगे? आज जिस रास्ते को हमने चुना है, विदेशी पूंजी पर निर्भरता, बड़े पूंजी घरानों पर निर्भरता, उच्चतर किस्म की तकनीकी, ये सब जो हम अपने देश में जो सूट भी नहीं करता था ले आए, उसी का आज जो क्राइसिस है, आर्थिक संकट में, बेकारी में, महंगाई में और हमारी दरिद्रता में मौजूद है। तो राहुल गांधी, पहली बात तो यह है, जो अर्थव्यवस्था के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, मुझे ये लगता है, मैं अपील करूंगा, उनके साथ कुछ अच्छे लोग भी जुड़े हैं, घूम रहे हैं, उनसे मैं ये कहूंगा कि कम से कम उन्हें कहें कि इस तरह के बयान को वो वापस ले, और एक पीपुल्स इंडिया कैसे बने, इस संदर्भ में उनकी बात आनी चाहिए। दूसरी बात मैं इसमें इसलिए भी कहना चाहता हूं, क्यों राहुल गांधी का ये कथन सही नहीं है? राजनीतिक दृष्टि से भी सही नहीं है। हिंदुस्तान में जो ये फांसीवाद आ रहा है, जो तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं, जो काले कानूनों का पूरा जाल है, यूएपीए जैसे काले कानून और एनएसए जैसे काले कानून, तो इन काले कानूनों के माध्यम से जो कुछ बढ़ रहा है, यह पूंजी की ही रक्षा के लिए कर रहा है। फिनांस, कैपिटल, हिंदुत्व और फैसिज्म, ये तीनों जुड़े हुए हैं उसी तरह से जैसे नाभिनाल का रिश्ता होता है। आप अगर इसको, हिंदुत्व को फिनांस कैपिटल से नहीं काटते, आप फैसिज्म से भी नहीं काट सकते। तो महज यह कह देना कि हम हिंदू सनातन धर्म में यकीन करते हैं, वह सांस्कृतिक सामाजिक प्रश्नों को भले हल कर ले, लेकिन वह हमारे राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रश्न को हल नहीं कर सकता है। इसलिए मैं फिर से ये बात कहता हूं, मुझे ये जरूरत है कि बीजेपी से देश का पिंड छूटे, क्योंकि यह केवल नफरत और केवल कुछ लोगों की हत्या की राजनीति और विचारधारा नहीं है, यह जिनोसाइड की विचारधारा है। लेकिन इसको अगर डिफीट देना है, तो फिनांस कैपिटल का डोमिनेशन जो हमारे सॉवरेन स्टेट पर है, उसको भी खत्म करना होगा। हमें कारपोरेट नहीं, पीपुल्स इंडिया की जरूरत है, और वह पीपुल्स में मैं बहुत साफ हूं। हमारा औद्योगिक पूंजीपति भी उसमें है, हमारा किसान भी है, हमारा सर्विस सेक्टर है, हमारा मझोला किसान भी है, यानी जो उत्पादन से हिंदुस्तान में सृजन करना चाहता है, जो सट्टेबाजी से, केवल फिनांस से पैसा बना करके वित्तीय पूंजी नहीं करता है, उससे बगैर मुक्त हुए भारतवर्ष में न तो फांसीवाद को शिकस्त दी जा सकती है, न उसको अपने पैरों पर भी खड़ा किया जा सकता है। अखिलेंद्र जी, ये जो भी आपने वक्तव्य दिया, इसको ये आपको इस देश के जो वैचारिक धरातल पर सोचने वाले लोग हैं जिनका आपने जिक्र किया, उन सबके बीच आपको ये अकेला खड़ा कर सकता है। उसका कारण है, आपका विश्लेषण ये बताता है कि ये राहुल गांधी को करना चाहिए, और ये बयान दिए हुए आज 2 दिन हो गए, 3 दिन। तो मैं आपसे एक सवाल ये पूछ रहा हूं कि हिंदुस्तान के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने तो इसको छुआ ही नहीं, लेकिन इस देश के किसी हिस्से ने इस एंगल को नहीं छुआ, और सबसे आखिर में वामपंथी दल, जितने भी वामपंथ के नाम पर ग्रुप हैं इस देश में, जो जनता की लड़ाई की या जनता के हिंदुस्तान की बात करते हैं, जिनमें सीपीएम है, सीपीआई है, समाजवादी हैं, या जैसे आपने कहा कि उसमें अच्छे लोग हैं, इन सब लोगों ने किसी भी इस बयान का
खंडन नहीं किया, सभी समर्थन कर रहे हैं। तो एक परिणाम ये निकाला जा सकता है कि पूरा हिंदुस्तान राहुल गांधी के वो जो बीजेपी को हराना चाहता है, इसलिए क्योंकि बीजेपी की आर्थिक नीतियां उसको पसंद नहीं है। वो लोग ऐसे हैं जो भारत की जनता के पक्ष में खड़ा होना चाहते हैं। किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। अगर विरोध नहीं किया तो क्यों ना मान लें कि हम जो जो ये राहुल गांधी का बयान है उससे संपूर्ण राजनीतिक पक्ष आपके अलावा कोई भी इसका विरोध नहीं करना चाहता। तो एक ये सर्वमान्य तथ्य है जिससे कि अगले चुनाव की और अगले संघर्षों की दिशा तय होती है। देखिए, यही त्रासद स्थिति है इस देश की। जो विपक्ष है यहाँ, मोटे तौर पर जिनकी सरकारें हैं, वो लोग बड़े विद्वान हैं, बहुत ज्यादा जानते हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति में बड़े एक्सपर्ट हैं, रातों रात पाला भी बदलने की उनके अंदर कला है, वो सब जानते हैं। लेकिन एक कला नहीं जानते, वह ये कला है कि जनता के अंदर भी ये ऐसे ही नहीं भारतीय जनता पार्टी उभर आई। भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के दर्शन के साथ उनका प्रेम हो गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं आई। जो एक परंपरा डाली गई थी कि राजनीति का धर्म है सेवा करना, राजनीति का धर्म है राष्ट्र की रक्षा करना, राजनीति का धर्म है रोटी, समता और स्वतंत्रता की गारंटी करना। यह जो पहलू उन्होंने विपक्ष में देखा, कांग्रेस से लेके तमाम विपक्ष में देखा, उनका बड़ा मोह भंग हुआ। उस मोह भंग के दौर में भारतीय जनता पार्टी को यह जो विदेशी पूंजी, जिसको हम फिनेंस कैपिटल कहते हैं, वित्त पूंजी कहते हैं, इसका जब बरदहस्त प्राप्त हुआ तो ये तेजी से फैल गया। अगर ये लोग ये मुगालते में हैं अभी भी कि हम महज कुछ यात्राओं से दिल्ली का चक्कर लगा के विपक्ष के बड़े बड़े नेता एक मंच पर जैसे बेंगलोर में आ गए थे, यह सब करके जनता का विश्वास जीत लेंगे, तो ये मुगालते में है। इन सब चीजों से आप बीजेपी को और आरएसएस को शिकस्त नहीं दे सकते। आरएसएस और बीजेपी को शिकस्त देने के लिए प्रश्न ही है आपको कि उसकी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, जो सही माने में देशद्रोही इकोनॉमी परसू कर रही है, जब तक आप उस पर चोट नहीं करेंगे, एक नया राष्ट्रीय बोध नहीं पैदा करेंगे, तब तक जनता इनके इन चीजों से बहुत दूर तक इनके साथ जाएगी और इनको ताकतवर बना देगी। ये इनका हम कह रहे हैं कि ये मुगालते में ही रहेंगे। हम ये कहें 90 का प्रयोग हो मोर्चे की सरकारों का या यूपीए की सरकारों का, उससे भी अगर न सीखें, यूपीए की सरकार के दौर में भी इसी तरह का एक आलम था कि उसमें कोई अन्ना हजारे जैसे आदमी को खड़ा करके बीजेपी ने, आरएसएस ने पूरे देश में भ्रष्टतम पार्टी कांग्रेस को घोषित करा दिया। यह उसके प्रोपेगेंडा और मैसिनेशन का पूरा प्रयोग था। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे जैसे जो लोग सोचने वाले हैं, वह हमारे लिए यह हिंदुस्तान की जो राजनीतिक जरूरत है, यह सोचने वाले लोगों की मैं बात कह रहा हूं। मैं केवल अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं एक धारा की समझदारी की बात कह रहा हूं, जो बराबर लोगों को कह रहा है कि भाई बीजेपी को हराने के नाम पर जो तुम्हारा सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य है उसका विलोप न होने दो। आप यह बराबर वो कह रहा है, उसका विलोप न होने दो, यह ध्यान रखना।
क्योंकि अगर वह उसका विलोपीकरण हो गया तो भाजपा को हराने का जो पूरा संभावना है वो बुरी तरह से छीड़ हो जाएगी। मैं साफ तौर पे कह रहा हूं, अगर ये घोषणा नहीं करते कि हम परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे, अगर इस पर ये बहस चाहते हैं, मैंने एक अभी 17-18 की बैठक है ग्वालियर में, उसके लिए एक पेपर तैयार किया है, उसमें मैंने दिया है आंकड़ा कि कैसे परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जा सकता है। ये अगर एमएसपी पर ठोस ठोस बात नहीं करते, ये नहीं कहते कि हम एमएसपी देंगे, और जो हमारा लेबर सरप्लस हो रहा है कृषि में, कृषि जनित उद्योग और कुटीर उद्योग में लगाएंगे, ये अगर इस बात को नहीं कहते कि मझोले अपने छोटे उद्योग के लिए इसके मार्केट का संरक्षण करेंगे, अगर इन प्रश्नों पर ये नहीं खड़े होते तो यह मान के चलिए कि इनकी आधी लड़ाई बहुत ही अधूरी है, और उस पर खड़ा होके आरएसएस और बीजेपी के इतने बड़े तंत्र को ये परास्त कर देंगे। मैं समझता हूं यह एक तरह का उनका भ्रम है। इसलिए यह जो प्रश्न है ये केवल हमारा या किसी एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है। जो ईमानदारी से भाजपा को हराना चाहता है उसका यह प्रश्न है कि एक हम मूवमेंट में मासेस का जो सरफेस पर बहस आ गई है उस सवाल को लेकर एक एजेंडा तैयार करें और भारतीय जनता पार्टी के सामने पेश करें। काले कानूनों का आप क्या समझते हैं कि भारतवर्ष में 4-4 साल से लोग जेलों में बंद हैं और आप चार्जशीट नहीं दे रहे हैं। यूएपीए जैसे काले कानून में हिंदुस्तान का मस्तिष्क का एक बड़ा हिस्सा इस समय जेल में बंद है, जबकि उसका कोई अपराध नहीं। सभी लोग ये जानते हैं कि फॉल्स फैक्ट्स फीड किए गए उनके कंप्यूटर्स तक में। तो मैं ये कह रहा हूं कि जनता कभी कभी बोलती नहीं है लेकिन समझती सब है, और इसीलिए ये लोग सोचे थे। देखिए आज की हालत में यही कारण है कि 3 काम उन्होंने, आप जिन सवालों को पूछे मैं उसमें बता देना चाहता हूं कि उन्होंने नेहरू की आधुनिकता को और मंडल की जो सीमाबद्धता थी और मार्क्सवाद का जो भारत के संदर्भ में सही व्याख्या न होकर मार्क्सवाद का गलत प्रयोग करके यांत्रिक जो प्रयोग किया गया, इन सभी धाराओं के बरखिलाफ हिंदुत्व खड़ा हुआ है। हिंदुत्व देखिए जो काम कर रहा है, अभी उन खतरों से निपटने के लिए इनके पास नैरेटिव नहीं है। मैं अभी देख रहा था कि हमारे 2 बड़े महाकाव्य महाभारत और रामायण, और साथ ही साथ जो हमारे ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ जो हमारी सांस्कृतिक साहित्यिक कृतियां हैं, उसको पब्लिक डिस्कोर्स में बीजेपी चोर दरवाजे से राजनीति शास्त्र का सबसे बड़ा पुस्तक पैदा करने जा रही। आप यह समझ लें कि बीजेपी आज से नहीं 100 साल से आरएसएस के लोग काम कर रहे हैं, और कैसे वो लोग संगठित होकर बढ़ रहे हैं समाज के उन हिस्सों को जिसको मोस्ट बैकवर्ड कास्ट कहते हैं। बिहार तक में भी उनका पेनिट्रेशन है। बातें ये भले व्यक्तियों को जोड़ लें और लंबी चौड़ी बात करें, मैं ये कह रहा हूं कि अगर उसके चक्रव्यूह को बीजेपी को तोड़ना है तो इनको भी एक पूरा का पूरा कार्यक्रम ले आना होगा, और आधे मन से आधे विश्वास से बीजेपी को अगर हरा भी देते हैं, किसी तरह से सरकार बना लेते हैं तो टिकेगी नहीं। और अगर सरकार बन भी जाती है तो जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार थी और उसी सरकार के दौर में मुजफ्फरनगर जैसा कांड हुआ जहां सरकार बेकार साबित हो गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये हिंदुत्व के खतरे से निपटने की इनकी जो तैयारी अगर आधे अधूरे मन से है और कारपोरेट का भारत बनाएंगे, अगर यह उनका नारा है कारपोरेट इंडिया का, तो लड़ाई के पहले ही ये हार चुके हैं। ये जीत नहीं सकते। ये मैं भले किसी को कटु लगे लेकिन मैं ये सच्चाई कह रहा हूं। बीजेपी आरएसएस के खिलाफ एक दीर्घकालीन लड़ाई है जिसका तात्कालिक कार्यभार है कि उसको सरकार में 2024 में मत के आधार पर अपदस्थ किया जाए।
लेकिन यह बचकानेपन की जो बहुत सोची समझी चाल है, हमारे जैसे लोगों की बात को आउटडेटेड मानते हैं, उनको समझना चाहिए कि यही वो बात है जो बीजेपी को हरा सकती है। इनके पुराने कारपोरेट इंडिया के फार्मूले से आरएसएस और बीजेपी के न जाल को काटा जा सकता है, न हराया जा सकता है। पक्ष और विपक्ष चाहे जिस भी धारा के हो, सबको ये बात स्वीकार करके एक पैकेज ले आना होगा राष्ट्रीय चिंतन का, एक पैकेज ले आना होगा जनता के जीवन का, एक पैकेज ले आना होगा भारतवर्ष में भ्रातृत्व बंधुत्व की, सामाजिक समता की और स्वतंत्रता की। बगैर उसके हम एक कदम भी आगे बढ़े, यह एक भ्रम होगा। इससे ज्यादा मैं और नहीं मानता हूं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक दूसरा प्रश्न इस समय घूम रहा है कि अल्टीमेटली किसी भी विचार के ऊपर खड़ा रहना, समझना और उसके पक्ष में आवाज बुलंद करना, वो जनता का काम है। जनता इस विचार को कितना सपोर्ट कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ। वो जानकारी ये है, आपको पता भी होगा कि हम जब पुराने लोगों से बात करते हैं, और कई बार मेरे सामने ये बात आई कि आजादी के आंदोलन में झंडा लेकर के कुछ लोग हर गांव में निकलते थे कि हम गांधी जी के साथ हैं और हम आजाद कराएंगे देश को। तो गांव के लोग कहते थे, ये देखो, ये जा रहे हैं देश को आजाद कराने वाले, एक झंडा उठाने से वो आजाद करा लेंगे देश को। और जनता ने उस विचार के साथ खड़े होने से, हम जितना कहें कि वो जन आंदोलन था, लेकिन वो जन आंदोलन नहीं था, वो कई सारे संयोगों को मिला करके, मैं आजादी के आंदोलन की इज्जत करते हुए कह रहा हूं कि अब ये तथ्य लोग कह रहे हैं कि कई सारे तत्वों को मिला करके जो कारक सामने आते हैं, तो उनका परिणाम था कि आजादी हमारे यहाँ आई। और गांधी जी ने उसको जिस तरीके से आजादी की भाष्य किया था, वो भाष्य भी इस देश की जनता न आजादी के आंदोलन के दौरान समझी, न आजादी के तत्काल बाद समझी। गांधी के जितने विचार थे उनको तिरोहित कर दिया। इसका उदाहरण लेके मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह के जो प्रोग्राम हम लोग करते हैं, रिस्क लेते हैं करने का, तो वो राजनीतिक कार्यकर्ता हो चाहे राजनीतिक नेता हो, कोई भी उसके ऊपर पॉजिटिव टिप्पणियां नहीं करता, सिर्फ चंद लोगों को छोड़ के। और इस प्रोग्राम को देखने वाले चंद हजारों में रह जाते हैं, जबकि करोड़ों होने चाहिए, नहीं हो रहे हैं। तो मैं यहाँ सवाल करता हूँ, ये उदाहरण है उसका कि अभी भी लोगों के बीच में इन चीजों का कोई मोल नहीं है, इस विचारधारा का। अब राजनीतिक कार्यकर्ता धीरे धीरे आपको कहेंगे कि ये थोड़ा सटका हुआ है और एक ऐसी बात कर रहा है जो प्रैक्टिकल नहीं है, तो वो भारतीय जनता पार्टी तो बहुत दूर है। मैं उन सारे लोगों की बात कर रहा हूं जो आपके समर्थक है, और आपने जिंदगी का बहुत हिस्सा संघर्ष में गुजारा है और लोगों से आपका मानसिक रूप से काफी संबंध रहा है। लेकिन आप ही के वजह से ये सारी चीजें सामने तो आती हैं, लेकिन लोगों का समर्थन नहीं मिलता। अब आपकी ग्वालियर की मीटिंग की बात कर रहा हूं, वो एक टेस्ट है कि वो लोग इस विचारधारा को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आपका क्या रुख होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनमें से बहुत सारे लोग जो जा रहे हैं, उनका पिछला पूरा इतिहास मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने सवाल क्या क्या उठाए, किस किस तरह से चले। और भारतीय जनता पार्टी को एक और नई चीज मिल गई है कि वो जिस हिंदुत्व के जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो उसको लेकर के अपनी सत्ता को दोबारा बनाने का सपना देख रही है। और सपना इसलिए गलत नहीं है क्योंकि उसी रास्ते पर कई ऐसे दल हैं जो धुरदक्षिणपंथी हैं, लेकिन वो लोगों के बीच में कहते हैं कि ये हमारा हिंदुत्व है, हम इसको हिंदू मानते हैं। लोग उसको स्वीकार करेंगे या भारतीय जनता पार्टी द्वारा हिंदुत्व की एक ऐसी व्याख्या सामने आई है जो लोगों को सूट करती है, उनको कोई दिमाग को तकलीफ नहीं देनी है, उनको सिर्फ एक वोट डालना है। और वोट डालने पर और सपनों के ऊपर भरोसा करने का जो भारतीय जनता पार्टी ने एक लोगों के मन में एक आसान तरीका निकाला है, वो आसान तरीका इन सारे लोगों के ऊपर
उनको हराने के लिए काफी है, क्योंकि आप उसी तरीके से जहर को जहर से काटेंगे। अगर आप ये कहेंगे तो फिर जनता के संघर्ष का कोई मतलब ही नहीं होता है। और वही बहुत सारे राजनीतिक दल करने की कोशिश कर रहे हैं। और कांग्रेस के ऊपर भी आरोप ये है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता ले रही है और देश के जो बाकी वर्ग हैं उनको साथ लेने की बात नहीं कर रही। तो आपका कहना, उसकी सच्चाई, उसके तथ्य, उसके अंतर विरोध बहुत है। और आप कहीं उस जगह पे ना फंस जाएं जहां लोग कहेंगे देखो भैया ये जा रहे हैं राजनीतिक दलों को बदलने, विचार बदलने। तो आपकी तारीफ तो करेंगे, आपको खाना खिलाएंगे, आपकी बात सुनेंगे, अच्छे लोग आपका आपका मन न दुखे इसलिए बात करेंगे, लेकिन लोगों के बीच वो बात नहीं जा पाएगी, न राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच जा पाएगी। ये देखिए, खतरा है। आपका जो एक ऑब्जर्वेशन है, मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूं। देखिए, मैं कोई मेरे जीवन में मैं प्रैक्टिस का आदमी रहा हूं, लंबी लंबी बात नहीं करता। हमने जो बातें कही हैं वो प्रयोग में हमने देखी हैं, और प्रयोग में अगर वो सही नहीं रही हैं तो मैं उसको छोड़ दिया। जैसे मेरे जीवन का एक लंबा हिस्सा लेफ्ट मूवमेंट में, कम्युनिस्ट आंदोलन में रहा है, लेकिन जब मैंने उसकी सीमाबद्धता दी, हालांकि मैं वहां रह के भी मुख्य धारा में जिस खींच के ले आने की कोशिश किया, और मुख्य धारा में हम ही नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग भी थे उसमें जिन्होंने उसको मुख्य धारा में ले आने का काम किया। हम जो देख पा रहे हैं, जो सीमाबद्धता है, यह बेचैनी उस धारा में मैं देख रहा हूं जिसमें 3 तरह के लोग हमें दिख रहे हैं, और उनसे हम बराबर संपर्क में हैं और बातचीत में। एक बेचैनी उन लोगों की है जिन्होंने भूदान आंदोलन में अपना पूरा जीवन दे दिया। जयप्रकाश जी ने उनको संयोजक बना दिया संघर्ष वाहिनी का। उन लोगों से मैंने ये बात करी तो उनका ये एहसास है। दूसरी मैंने बात ये देखी, जो अंबेडकर के विचार के लोग थे, जैसे एस.आर. दारापुरी जी। अब उत्तर प्रदेश में जहां मायावती जी का गढ़ है, झंडा लिए खड़े रहते हैं, महीने महीने भर आईपीएस अधिकारी जेल में रहता है, दृढ़ता के साथ न केवल उन्होंने अंबेडकर को बल्कि अंबेडकर का विकास करके आज की परिस्थितियों लायक अंबेडकर बात को भी उन्होंने खड़ा किया। तीसरी धारा में मैं देखता हूं हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे कम्युनिस्ट आंदोलनों में, समाजवादी आंदोलनों में, गांधीवादी आंदोलनों में हैं। उन लोगों को के सामने मैं 2 बातें रखता हूं। उनसे मेरी एक भिन्नता है कि मैं 24x7 का राजनीतिक कार्य करता हूं। मैं शुरू से ही राजनीतिक कार्य करता हूं, लेकिन जो हमारे व्यवहार की कठिनाइयां आती हैं उनको हल करने के लिए मैं सिद्धांत की खोज करता हूं, पकड़ता हूं। जैसे आप अगर देखें, और मेरा पूरा का पूरा जीवन हमारे विचार के विकास का रहा है। अब जैसे गांधी जी के बारे में ढेर सारी व्याख्याएं हो सकती हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि गांधी जी से बड़ा राजनीतिक कोई व्यवहारिक कार्यकर्ता, नेता भारतवर्ष में नहीं पैदा हुआ। यह गांधी जी के प्रशंसा में नहीं मैं कह रहा हूं, दृष्टि थी कि कैसे एशिया में हम लोग यह साहस कर सकें यूरोप के बरखिलाफ कि हम उनकी कॉपी नहीं है, हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। हम अपनी पूंजी से, अपनी तकनीक से, अपने अपने पैरों पर खड़ा होकर के भारत को एक राष्ट्र बना सकते हैं। और कैसे वो व्यक्ति यह भी देखता है कि इन्वायरमेंट का खतरा, कैसे वो व्यक्ति यह भी देखता है कि लोगों की जीविका का खतरा, उसी के रास्ते से चल सकता है जिसमें वो अपने दावे की बात बौद्धिक होने की नहीं करते। भारतवर्ष में ये गांधी जी का जो प्रयोग है, सिद्धांतकार लोग उस पर सिद्धांत लिखे हैं, लेकिन प्रयोग में बढ़ के जब वो आगे बढ़ते हैं तो लोग सीखते हैं। पंडित नेहरू भी कहते हैं कि जब हम लोग संकट में थे तो कहते थे कि महात्मा जी के यहाँ चला जाए, तो रास्ता बताते थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि
गांधीवादियों में जो सबसे बड़ी कमजोरी ग्रासरूट के सर्वोदयी आंदोलन में रहा है, इन्होंने कभी राजनीतिक सत्ता और राजनीतिक प्रश्न को प्रमुख प्रश्न अपना नहीं बनाया था। अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूं इस अनुभूति पर भी वो लोग खड़े हो रहे हैं। तो यह एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो छोटे छोटे समूह में है लेकिन पूरे देश में बिखरे हुए हैं। एक आप देखिए, गांधी और अंबेडकर को लड़ाने की भी बराबर कोशिश होती है, लेकिन जो गांधी में है या जो अंबेडकर में सकारात्मक तत्व हैं, वो देखते हैं कि नहीं, ये मौका इनके बीच में वैचारिकी में बढ़ाने का, संकट का नहीं है, इनको एक न्यूनतम राजनीतिक आर्थिक कार्यक्रम पर एक साथ जोड़ने का है। किसी का, अंबेडकर का रेडिकल विचार हो सकता है, गांधी जी का सुधारवादी विचार हो सकता है, लेकिन दोनों एक प्रोग्राम पर एक साथ चल सकते हैं। यही बात मैं मार्क्सवादियों से भी बराबर कहता हूं कि भाई, अगर लेनिन एक बहुत बड़ा प्रयोग किए, लेनिन के सामने भी और गांधी के सामने भी एक बहुत बड़ा प्रयोग का संकट यह था। जैसे हम जब दुनिया में देखते हैं, तीन जो न्याय के आयाम हैं, एक है रोटी यानी आजीविका, समता और स्वतंत्रता। इस प्रश्न को बहुत लोग हैं जो लेनिन की आलोचना करते हैं, लेकिन लेनिन को समय नहीं मिला और लेनिन समता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी रहते हुए भी सोवियत मॉडल में उसको रिजॉल्व करना चाहते थे। मैं उन साथियों से भी निवेदन करता हूं कि लेनिन को ये कर दिए, लेनिन वो कह दिए, लेनिन की बहुत आलोचना करने की जरूरत नहीं है, उन्हें समझने की जरूरत है। कम से कम समाजवादी जो समाज थे, चाहे जितनी भी कृतियां रही हों, उन्होंने रोटी और समता के प्रश्न को हल किया। भारतवर्ष में गांधी जी ये तीनों समूह को, न्याय के तीनों प्रस्तावनाओं को ले चल रहे थे और वो प्रस्तावनाएं भी उनको हल करने की थी, जिसमें वो न्याय की भी बात थी, समता की बात थी, रोटी की बात थी। यह वो प्रश्न है जो बड़े दार्शनिक फलक में गांधी को, मार्क्सवादियों को, अंबेडकर को, स्वतंत्र चेतना पर्यावरणवादियों को, सबको एक मंच पर ले आता है। सबसे बड़ी जो चुनौती है, इनको एक राजनीतिक कार्यक्रम में बांधने का। मैं थोड़ा आश्वस्त इसलिए हो रहा हूं कि इन लोगों से इन प्रश्नों पर मेरी चर्चा हुई है और उसी चर्चा का परिणाम है कि ग्वालियर में बैठक हो रही। जैसे बनारस में जब बैठक हुई तो अनौपचारिक 3 बार हम लोग बैठे। मैं बहुत ज्यादा आशा अगर इस पर करता हूं कि जब जरूरतें समाज में पैदा होती हैं तो उन सवालों को हल करने की, जरूरत को हल करने की संभावनाएं भी समाज में पैदा होती। आज के 25 साल पहले अगर कोई कहता कि हिंदुत्व इतनी बड़ी ताकत होगी, तो भारतवर्ष में कोई बुद्धिजीवी ये मानने के लिए तैयार नहीं था। इतने विविध देश में, जहां की भिन्नता ही उसका इतना स्वरूप है, रहन सहन, संस्कृति, वेशभूषा, वहां हिंदुत्व जैसी ताकत इस देश में आ जाएगी। कोई ये नहीं जानता था कि आज फाइनेंस कैपिटल, जो आज बहुत बड़ी ताकत बना है, कभी यहाँ के औद्योगिक पूंजी को भी पीछे ढकेल के आगे निकल जाएगी दुनिया के पैमाने पर। ये सोसाइटी का इवोल्यूशन है। मैं ये बात को मान रहा हूं। मैं इन दलों को खारिज करके नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी को हराया जा सकता है। इन दलों की नकारात्मकता को स्वीकार करते हुए भी हम बीजेपी को हराने के लिए, क्योंकि वो जिनोसाइड की पार्टी है, अंतिम विश्लेषण में, इन अल्टीमेट एनालिसिस that believes in annihilation of a particular community which they don't like, ये एक सच्चाई। कोई लोग इसको कितना भी छिपाए बढ़ाए, लेकिन ये एक सच्चाई बात। तो मैं ये कह रहा हूं कि उन लोगों के साथ भी हम कंधा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी बात को हम ऐसे ही उठाते रहेंगे जैसे आपके माध्यम से उठा रहे हैं, और आप जैसे लोग मिलते रहेंगे जिनके सामने बात करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा का हम स्वागत करते हुए भी राहुल गांधी के इस जो बचकाने, जो राजनीतिक तौर पर मैं कहता हूं ये जो बचकानापन है कि कारपोरेट इंडिया बनाएंगे, या कारपोरेट लोगों के दबाव में, जो कारपोरेट के बहुत बड़े शागिर्द भी उनके साथ हैं, मैं जानता हूं, वो लोग मिनिस्टर भी रहे हैं, और कैसे कारपोरेटाइजेशन किए थे और कैसे इन लोगों ने ब्लैक लॉज का जाल बिछाया था, वह भी मैं जानता हूं।
कैसे उन लोगों ने फोर्स किया कि लेफ्ट निकल जाए, 2007 में इनसे अलग हो जाए, उनको भी मैं जानता हूं। वो सब लोग उनको अभी भी एजुकेट कर रहे हैं, अंदर से नहीं तो बाहर से हम ये बात उठाएंगे कि हम इस आंदोलन का, यात्रा का समर्थन करते हैं। कोई यात्रा चले उसका समर्थन करेंगे, लेकिन हम अपनी यह जो बातें हैं इस पर बराबर जनता को आगाह करेंगे कि इनके इस झांसे में मत आइए, इनका समर्थन करिए, लेकिन कारपोरेट इंडिया के लिए कांग्रेस के साथ मत खड़े होइए, यह भी हम कहेंगे। और क्यों बीजेपी को हराना जरूरी है, जनता को यह भी हम बताते रहेंगे, और यही एक सामूहिक ताकत हमारी भी ताकत बनेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद अखिलेश जी। इसी नोट पर हम इस कार्यक्रम को आज समाप्त करते हैं। अब आपसे बातचीत होगी कि जिस बैठक से आपको आशा है, ग्वालियर की बैठक, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे कि उससे क्या निकला और उसने आपको क्या ज्ञान दिया और आपने उन लोगों को कितना अपनी बात समझाने में सफलता प्राप्त की। और आप दर्शक देख रहे हैं इस विषय के ऊपर, मुझे नहीं पता आपकी रुचि है कि नहीं, क्योंकि जो दिखाई देता है कि इस तरीके के राजनीतिक सवालों पर आप जो मेरा प्रोग्राम, हम लोगों का प्रोग्राम देखते हैं लाउड इंडिया पर, उनकी दिलचस्पी और जनता की दिलचस्पी कितनी है, ये भी एक पैमाना है। आप इस विचार की आलोचना कीजिए लेकिन तर्कों के साथ कीजिए, इसका समर्थन कीजिए लेकिन तर्कों के साथ कीजिए, इतना ही मेरा आग्रह है आपसे। तो हम फिर मिलेंगे, बात करेंगे। और अभी आपने जो कमेंट्स भेजे होंगे और जो कमेंट्स इसको सुन करके जो बाद में सुनते हैं प्रोग्राम, वो जितने कमेंट जो तो अगले 3-4-5 दिनों में कमेंट्स आएंगे, वो अखिलेश जी के लिए और मेरे लिए काफी दिशा बोधक होंगे, काफी प्रतिक्रिया के लायक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। दर्शकों आपको भी नमस्ते। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।